अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कमज़ोर दिल हजरात इस वीडियो को ना देखें और ना ही सुने। मैं खुद भी इस पोजीशन में नहीं थी जो इंडिया में हुआ है इसके मुताल्लिक कोई भी वीडियो बनाती, लेकिन आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ हम लड़कियों के साथ ही हो रहा है। मैंने इससे पहले भी इंडिया में हुए एक रेप केस की स्टोरी पढ़ी और आज तक वो अल्फाज मेरे सामने आते हैं। सबसे पहला ब्रूटल रेप केस सामने आया था 16 दिसंबर 2012 की यख ठंडी रात को। इसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे भारत को चकरा कर रख दिया था। इस कदर भयानक और जालिमाना तरीका वारदात था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रात तकरीबन 9:30 बजे 23 साल फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट ज्योति सिंह जो अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए एक प्राइवेट बस पर चढ़ती है। याद रहे कि ड्राइवर ने कई बार कहा कि ये आखिरी बस है, इसके बाद कोई चीज नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों बस में जाने को तैयार हो गए। लेकिन बस की रफ्तार दुगनी कर दी गई, जिसके बारे इन दोनों ने पूछा क्योंकि बाहर धुंध थी और इन्हें लगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन अचानक एक बड़ी लोहे की रॉड निकाली गई जो काफी वजनी और बड़ी थी। इस रॉड से इन दोनों ज्योति सिंह और उसके दोस्त को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया, इतना कि दोनों अधमुए हो गए। हवस के भूखे इन दरिंदों ने ज्योति सिंह का कई बार रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स तकरीबन फाड़ दिए। इस पर भी जालिमों को रहम ना आया, बल्कि उनमें से एक ने अपना हाथ ही इसके अंदर डाल दिया और अंदर से न जाने क्या नोचते रहे। इस पर भी ये लोग बस नहीं हुए, बल्कि लोहे की रॉड को इस बेचारी के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। रात तकरीबन 10:30 बजे दोनों को नैकिरी ठंडी रात में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इंजरीज बहुत गहरी थी, खून से लथपथ दोनों ही शदीद दर्द में मदद के लिए पुकारने लगे। ज्योति सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी इंजरीज काफी सीरियस थी। कई दिन तक वो बहादुरी से अपनी गहरी इंजरी से लड़ती रही, लेकिन एक दिन थोड़ा सा होश आया। पुलिस ने बयान दिया। इतने सिफाखाना रेप की डिटेल्स बताने के बाद बेचारी ज्योति 29 दिसंबर 2012 को चल बसी। ज्योति सिंह जिसे भारत की बेटी निर्भया कहा गया, इसके रेपिस्ट कुल 6 लोग थे, जिनमें से 4 को फांसी की सजा दी गई। एक को सीरियस सिक्योरिटी में पहले से मौजूद मुजरिमों ने मार दिया। बचा एक 17 साल का जोवेलाइन, जिसकी आइडेंटिटी आज तक पोशीदा है। जोवेलाइन वही शख्स है जिसने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली थी, जिससे उसे काफी सीरियस इंजरी हुई। इसकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैल गया जो उसे मौत की तरफ ले गया। जोवेलाइन को इतने सफाखाना कत्ल और रेप के बाद भी सिर्फ 3 साल बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वो चाहता ही नहीं था कि वो जेल से बाहर है, क्योंकि वहाँ वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। खाना पीना सब टाइम से था, आरामदायक बिस्तर, पहनने को अच्छे कपड़े, जो कुछ उसे अपनी जिंदगी में नहीं मिला वो सब जेल में मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर आना ही नहीं चाहता था। इतना घनावना काम, लेकिन इंडियन कोर्ट ने इसे नाबालिग मानकर एक सिलाई मशीन और 10,000 रुपए भी दिए कि ये बाहर की दुनिया में जाकर दर्जी का काम स्टार्ट करे। इन सब के लॉयर्स ने बहुत झूठी दलीलें दी ताकि मुजरिमों को सजा ही ना हो सके। भारत का इंसाफ का निजाम भी हमारे जैसा ही है। 7 साल लगे निर्भया के मुजरिमों को इतनी सी सजाओं के लिए। ये इसकी इंतहाई घटिया किस्म के मुजरिम मुकेश, इस घटिया शख्स ने BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें उसे अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। उल्टा इस घटिया शख्स ने कहा कि अच्छे घर की लड़कियां रात 9 बजे घर से बाहर नहीं होती। यानी ये घटिया लोग अपनी सोच के चलते किसी लड़की का रेप करें वो ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़की रात को अपने ऑफिस से या किसी जरूरी काम से घर से वापस आ रही है या अपने घर को जा रही है तो वो बुरी औरत है। घटिया लोगों की ऐसी ही सोच हो सकती है। लेकिन जो इंसाफ निर्भया को मिला, क्या वो काफी था? बिल्कुल भी नहीं, वो काफी नहीं था, क्योंकि इसी तरह का एक और ब्रूटल रेप केस सामने आया है जब 14 अगस्त की रात को डॉक्टर्स और नर्सेज ने मिलकर भरपूर एहतजाज किया। इस प्रोटेस्ट को ज्यादा अटेंशन तब मिली जब तकरीबन 40 के करीब गुंडों ने आकर इस प्रोटेस्ट पर पथराव किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस वालों पर भी तशद्दुद किया। नतीजे में पुलिस वालों ने भी आंसू गैस फायर किए। ताहाल पता नहीं चल सका कि ये किस पार्टी के बंदे थे, लेकिन 36 घंटों की शिफ्ट खत्म करने के बाद एक डॉक्टर थोड़े से आराम के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में आराम के लिए जाती है और वहाँ उससे एक नहीं बल्कि कई लोगों ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना। गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। मुंह से खून, आंखों से खून, वजाइना से खून, तमाम जिस्म बहुत ज्यादा जख्मी, हड्डियां टूटी हुई और बाद में इसे सुसाइड करा दिया गया। संजय नाम का एक सस्पेक्ट पकड़ा भी गया जिससे कहा जा रहा है कि मौमिता की बातचीत थी। इसी का ब्लूटूथ डिवाइस पुलिस को उसी रूम में मिला, लेकिन क्या उसे ये हक था कि वो अपनी दोस्त की आबरू को ही नोच डाले या किसी का भी रेप कर देता? बिल्कुल भी नहीं। इस मुजरिम के पॉलिटिशियंस के साथ पक्के राब्ते हैं, जिसकी वजह से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कोई CCTV कैमरा वहां मौजूद नहीं था।
عوام کے غصے اور احتجاج کی وجہ سے اس کیس کو CBI کو سونپنے کا کہا گیا ہے۔ عوام کے اس احتجاج کو روکنے کے لیے اسی احتجاج میں شامل ایک نرس کو گھر واپس جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا اور اس کا بھی وحشیانہ طریقے سے ریپ کیا گیا اور پھر اسے مار دیا گیا۔ دنیا میں یوں تو عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نیو یارک میں گینگ ریپس ہوتے ہیں، اس کے بعد بھارت اور پھر پاکستان۔ احتجاج کچھ ہی ہفتوں کا ہوتا ہے لیکن پھر سے وہ مجرم ہمارے درمیان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس طرح کے گھٹیا عمل کے 3 روٹ کاز کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی، جو کہ کافی اثردار ہو سکتی ہے اگر آپ اور ہم سب مل کر اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلا، معاشرے کا مائنڈ سیٹ۔ جی ہاں، ہمیں پہلے اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے وہ پیجز جو عورت کے جسم کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور سیکشول ہراسمنٹ کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، بلکہ اس پر بھی فنی میمز بنا دی جاتی ہیں۔ کبیر سنگھ اور اینیمل جیسی موویز جن میں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، جس سے یوتھ کو لگتا ہے کہ انہیں استعمال کر کے ہم تو بڑے ہی کسی لیول کے لگیں گے، لیکن اصل میں آپ لوگ گھٹیا لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی موویز سے انفلوئنس ہونے کے بعد مائنڈ کئی طرح سے ڈائیورٹ ہوتا ہے اور عورتوں کے خلاف وائلنس کی چاہ بھی بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وکٹم بلیمنگ کو بھی ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس لڑکی کو عزت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے جس کا ریپ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی اس میں کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ لوگ عورتوں کے کپڑوں پر باتیں کرتے ہیں، حالانکہ برقعے میں لپٹی عورتوں کا بھی ریپ ہوا، 4 سالہ بچی کا بھی ریپ ہوا، 80 سالہ بوڑھی عورت کا بھی ریپ ہوا، حالانکہ ان کے کپڑے تو ٹھیک تھے۔ حتیٰ کہ بلی، کتے اور مانیٹر لیزرڈ کا بھی ریپ ہوا۔ تو کیا اس میں بھی آپ کے پاس ان گھٹیا مردوں کو بچانے کی کوئی دلیل ہے جنہوں نے یہ گھٹیا عمل کیا؟ نمبر 3 پہ بہت سارے ریپرز کے پولیٹیشنز کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات پارٹیز سے نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کیسز میں کوئی سزا ہی نہیں ملتی۔ یہی عوام ان کے حق میں بعد میں نعرے لگاتی ہے۔ کچھ تو مذہب کی آڑ میں عوام کے پیارے بنے ہوتے ہیں۔ آپ کو خیر پور کی 10-11 سال کی فاطمہ تو یاد ہوگی، جس کو ایک گھٹیا پیر نے اپنی ہوس کا پہلے نشانہ بنایا، نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ مار ڈالا، اور کسی نے اس پر زیادہ بات ہی نہیں کی کیونکہ وہ لوگ پیر تھے اور بااثر بھی۔ لعنت ایسے لوگوں کو ماننے والوں پر بھی۔ اگر عورت کو سچ میں محفوظ کرنا ہے تو اس کی شروعات خود سے کرے، اپنے ارد گرد کی عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھنے کے بجائے ان کی حفاظت کرے، کیونکہ اکیلی لڑکی یا زیادہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، وہ موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ نے اپنا بڑھتا ہوا ہاتھ کسی کی بہو، بیٹی یا بہن کی طرف جانے سے نہ روکا تو کل کو یہی آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔